वेलकम स्टूडेंट। कल हम अपने टॉपिक में लेक्चर के संस्कृति का अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम डिस्कस करते हैं संस्कृति की विशेषता। संस्कृति की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिफरेंट डेफिनेशंस कल्चर के संस्कृति की जो परिभाषा थी उन पर चर्चा करी और उस चर्चा के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं संस्कृति की, वो इस प्रकार है। पहला, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति जो क्या है, इट इज़ लर्नड, आप उसको सीखते हो। जैसे कि हर्ट्ज़कोविट ने या हम पिडिंगटन की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि, या टाइलर की बात करें, इट्स सम टोटल ऑफ, तो यहाँ सम टोटल ऑफ किसका हुआ? लर्नड बिहेवियर या व्यवहार, जो भी सीखे हुए प्रतिमान है, व्यवहार प्रतिमान है, उनके संपूर्ण योग को संस्कृति कहते हैं। प्रजातीय या शारीरिक विशेषताओं की भांति संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह चीज़ संस्कृति जो है जन्म के साथ उसे नहीं आती है। जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको जन्म के साथ मिलते हैं वो उसको नहीं मिलती है, क्योंकि ये क्या है, सोशल है ना। और ये इट इज़ मैन मेड ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इस चीज़ को मनुष्य ने बनाया है, बल्कि वह जिस संस्कृति में जन्म लेता है उससे वह उसे सीखता है। मानव की भाषा, प्रतीकों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की शक्ति इस बात का द्योतक है कि वह दूसरों से संस्कृति के तत्वों को सीख सकता है। संस्कृतियों की विभिन्नताएं इसी कारण नहीं होती कि लोग जन्मजात क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीके से पाला पोसा जाता है। जन्म के समय बच्चों में संस्कृति संगत व्यवहार करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। इन्हें तो वो बड़े होने के साथ ही सीखने की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से वह प्राप्त करता है। संस्कृति सीखी जाती है, इसका अर्थ यह भी नहीं होगा कि सभी सीखे हुए व्यवहार संस्कृति है। पशु भी बहुत कुछ सीखते हैं, परंतु शायद ही कोई मानव शास्त्री इन्हें संस्कृति का अधिकारी मानता है। पशुओं द्वारा सीखे हुए व्यवहार और मानव की संस्कृति पर आधारित व्यवहारों में जो अंतर है उसे समझे बिना संस्कृति की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। पशु मानव की भांति कुछ व्यवहार सीख सकता है, वह सीखता भी है और इसी के आधार पर उसमें कुछ आदतें भी पनप जाती हैं, परंतु केवल आदतों के आधार पर हम उसे संस्कृति की व्याख्या करें, ये सही नहीं है। संस्कृति में आदतों और व्यवहारों का समावेश रहता है, परंतु संस्कृति में निहित ये आदतें और व्यवहार व्यक्तिगत आदतों और व्यवहार से इस अर्थ में भिन्न हैं कि ये आदतें तथा व्यवहार तरीके किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि एक समाज में सभी या अधिकतर सभी सदस्य, या हम ये कहें ये आदतें कॉमन व्यवहार और तरीके हैं। पशुओं द्वारा सीखे गए व्यवहार व्यक्तिक होते हैं, इसलिए उसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता है, जबकि मानव की सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यवहार तरीके या आदतें सामूहिक आदतें होती हैं, जिसमें हम जन रीति या फोक वेज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं या कस्टम्स, प्रथा कहते हैं। कोई भी चीज़
पशु समाज में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बात करी, फोक वेज, रूढ़ियाँ, ये पशु समाज में नहीं मिलती है। बंदर या चिंपैंजी स्तर की बात करें तो जिस स्तर पर वे पलते हैं, पर मानव आज वह नहीं है जो कि वह 10 साल पहले था, या हम ये कहें प्रतिदिन जो है मानव विकास करता है और करता भी रहता है। मानव ही एकमात्र संस्कृति का निर्माण करने वाला प्राणी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति मानव समाज में पनपती, मानव द्वारा मानव समाज में ही संस्कृति का निर्माण, विकास, परिमार्जन और विस्तार होता है। दूसरी इसका मतलब ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीखी जाती है। दूसरा जो है संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण है। कल्चर हैज़ द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, या हम ये कहें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र होती रहती है, हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति को केवल सीखा ही नहीं जाता, अपितु इसे एक मानव से दूसरे मानव तक फैलाया या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। पशु भी कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं, परंतु इन सीखे हुए व्यवहारों को या अनुभवों को वो दूसरों को लाभ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों और अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाने या फैलाने की क्षमता उनमें नहीं है। मानव अपनी भाषा, अपने प्रतीकों, सिंबल्स जिसको हम कहते हैं, की सहायता से बड़ी सरलता से वह अपनी संस्कृति को दूसरों तक फैलाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। संस्कृति के इसी गुण का तात्पर्य यह हुआ कि मानव अपनी पिछली पीढ़ियों की कृतियों के आधार पर अपना वर्तमान जीवन तरीका प्रारंभ करता है और प्रत्येक पीढ़ी को फिर से सब कुछ सीखना और आविष्कार करना ही नहीं पड़ता। जैसे एक पीढ़ी बैलगाड़ी का आविष्कार करती है तो दूसरी पीढ़ी फिर से बैलगाड़ी बनाने का तरीका नहीं खोजती है, वह पिछली पीढ़ी की बैलगाड़ी को और अन्य तरीकों को बनाने के तरीकों की बजाय वह उसे मशीन द्वारा या उनसे प्राप्त अनुभवों द्वारा उसे और उन्नत और यातायात के नवीन साधन को खोजने और आविष्कार करने का प्रयत्न करती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि साइकिल या रेलवे इंजन का आविष्कार हुआ। संस्कृति में संचारित और हस्तांतरित होने के गुण निहित होने के कारण संस्कृति का विकास, विस्तार, परिमार्जन और परिवर्धन संभव होता है। इससे संस्कृति की एक अन्य विशेषता स्पष्ट हो जाती है कि यह है कि संस्कृति अपने विकास, विस्तार और निरंतरता के लिए किसी एक व्यक्ति या समूह पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि संस्कृति अनेक व्यक्तियों की अंतःक्रिया तथा एकाधिक पीढ़ियों की कीर्तियों का फल है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। कल्चर इज डिस्टिंक्टिव इन एवरी सेपरेट सोसाइटी। प्रत्येक समाज को अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। संस्कृति पूर्णतः सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। आविष्कार करने की ज़रूरत मानव आवश्यकताओं के कारण होती है। ये सामाजिक आवश्यकताएं प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है और इसी कारण
हर एक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। इन सांस्कृतिक विभिन्नताओं का परिणाम यह होता है कि एक समाज के सदस्यों के व्यवहार की विशेषता दूसरे समाज के सदस्यों के व्यवहार से पृथक होती है। और इतना ही नहीं, संस्कृति में परिवर्तन तभी होता है जब उस समाज में विशिष्ट व्यवहारों में परिवर्तन होता है। इन विशिष्ट व्यवहारों में परिवर्तन सभी समाजों में एक से नहीं होते हैं। इसी कारण सभी समाजों में सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा, गति और स्वरूप भी एक सा नहीं होता है। समाज या हम ये कहें कि संस्कृति जो है समाज में एक से या सामान्य होते हैं। मर्डॉक ने इसी बात के लिए कहा था कि द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चर, संस्कृति को एक सामान्य हर समाज में, या अब ये कहें कि एक समाज में हर व्यक्ति के पास एक ही तरीके की संस्कृति होगी, इसलिए इसको कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कल्चर कहते हैं। बील्स एंड होजर ने अपनी जो विचार इसमें रखे वो इस प्रकार है कि ऊपर से देखने को लगता है कि न्यूयॉर्क, पेरिस और एस्किमोस की संस्कृति में पर्याप्त अंतर है, परंतु यदि इन दोनों की संस्कृतियों का विश्लेषण किया जाए तो उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं को ढूंढा जा सकता है। संस्कृतियों की समानता को ढूंढने का सबसे सीधा तरीका यह है कि उनके कार्यों का विश्लेषण किया जाए। ऐसा करने से यह मालूम होगा कि कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग तरीके हैं। किसी भी संस्कृति में अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है कि संस्कृति समाज में सदस्यों के कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। संस्कृति उन साधनों को प्रस्तुत करती है जिनकी सहायता से मनुष्य को वस्त्र, निवास प्राप्त होता है, वह जिंदा रहता है, समाज में निरंतरता बनी रहती है। समाज की निरंतरता के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, समाज व्यवस्था, सोशल ऑर्डर भी आवश्यक है। संस्कृति समाज के सदस्यों के संबंधों की नियमित जो है संबंधों को रेगुलेट करने का काम करती है। उनके ज्ञान और अनुभव को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करती है। अनेक प्रकार की प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियाँ, धर्म के माध्यम से संस्कृति अपने समाज के सदस्यों में व्यवहार में एकरूपता उत्पन्न करती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति की विशेषता यह है कि उनके स्वरूपों में, हालांकि उनके स्वरूप थोड़े भिन्न हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनमें एक रूपता पाई जाती है। समाज की संस्कृतियों में भिन्नताएं और समानताएं दोनों ही ज़रूरी हैं। जैसे आज अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इंडियन सोसाइटी का, अगर हम भारतीय समाज की संस्कृति में एक रूपता है मगर भिन्नता भी है। अगर आप ग्रामीण समाज में जाएं और आप रूरल और अर्बन की बात करें, ग्रामीण और नगरीय की बात करें, तो यहीं फिर कहीं ना कहीं इन दोनों में थोड़ी भिन्नता मिलेगी। फिर बात करते हैं हम चौथा, इसकी जो विशेषता है कि कल्चर, संस्कृति में सामाजिक गुण होते हैं। कल्चर हैज़ सोशल क्वालिटी। संस्कृति की प्रकृति निश्चय ही सामाजिक है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मानव की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप समाज में विकसित हुई है। तो समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति समाज, या हम ये कहें कि संस्कृति किसी भी व्यक्ति विशेष या दो चार व्यक्तियों की धरोहर नहीं है। संस्कृति समाज की समस्त व अधिकतर सदस्यों का सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होती है। इसलिए संस्कृति एक समाज की संपूर्ण सामाजिक विधि, वे ऑफ लाइफ का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उन्होंने, जब आगे हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी ने ये इस तरह से भी इसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, लर्नड बिहेवियर है। समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। चूँकि संस्कृति सबका सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान या व्यवहार प्रकारों में समग्रता है, इसलिए व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। सामाजिक दबाव के कारण सदस्यों
के व्यवहार विधि में अधिक अंतर या विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण समाज के व्यवहार प्रतिमानों में एकरूपता होती है और संस्कृति के ये रूप या स्वरूप में भी एक प्रकार की स्थिरता होती है। और संस्कृति में परिवर्तन, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, मगर ये आपको हर एक के व्यवहार, पूरे संपूर्ण समाज के व्यवहार में जो है प्रदर्शित होगा। संस्कृति एक अव्यवस्थित अवधारणा नहीं है, सामाजिक जीवन विधियों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही समाज के सदस्यों को अपनी संस्कृति के कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सदस्यों की ये आशाएं संस्कृति के सामाजिक गुण को ही बतलाती हैं। ये आशाएं सामाजिक समूह, सामूहिक अनुभवों, आदतों आदि की ही उपज है। संस्कृति के अंतर्गत जो प्रथाएं, परंपराएं, जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, धर्म, भाषा, कला आदि का समावेश होता है, उसी से स्पष्ट है कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, क्योंकि ये प्रथाएं, परंपराएं, जन रीतियाँ, धर्म आदि व्यक्तिगत जीवन विधि को ही नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक जीवन विधि को व्यक्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके 5वें गुण की, वह है संस्कृति आदर्श होती है। ये क्या होती है? आदर्श, आइडियल होती है अपने समाज के लोगों के लिए। संस्कृति की ये विशेषता या प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि संस्कृति जो है वह समूह के सदस्यों की दृष्टि में उनकी संस्कृति व्यवहार का एक आदर्श मान है, स्टैंडर्ड है। इसी कारण उसे स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है। विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।